नमस्कार। आज संस्कृति कक्षा में हम अपठित अवबोधनम इस विषय में पढ़ेंगे। अपठित अवबोधनम जो है ये 9वीं और 10वीं, वैसे तो शुरू तो ये छठी क्लास से ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए इसको पढ़ रहे हैं। आप सभी कक्षा 6 से ही इससे परिचित रहते हैं। 10वीं कक्षा में अपठित अवबोधनम जो है ये 10 नंबर का प्रश्न आता है और 9वीं कक्षा में ये 5 का ही है। अपठित अवबोधनम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अपठित, पठित का उल्टा अपठित। पठित मतलब पढ़ा हुआ, अपठित मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं है। अर्थात ये जो पहला प्रश्न होता है ये आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं होता है। इसमें 8-10 लाइनों का एक गद्यांश दिया जाता है, पर उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपसे इसका जो ये प्रश्न रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप संस्कृत भाषा की कितनी समझ रखते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ तो आपको कक्षा में आपके अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया हुआ होता है, लेकिन जब अपठित से पूछा जाता है तो आप उनको तभी सही उत्तर दे पाते हैं जब आप थोड़ा संस्कृत समझ सकते हो। जब आप पढ़ के थोड़ा को आपको समझ में आ रहा हो तभी इसके सही आंसर आप दे पाते हैं। इसी वजह से इसको बोला गया अपठित अवबोधनम। अवबोधन मतलब होता है समझ। आप बिना पढ़े हुए को कितना समझ लेते हैं, इस प्रश्न से आपकी इस क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। तो आज जो है अपठित, यहाँ पर हमने 4-5 लाइनों का एक गद्यांश दिया हुआ है। इसको कैसे हम इसका उत्तर देते हैं इस विषय में आज आपको बताएंगे। तो पहले हम अपठित आज का पढ़ लेते हैं, और इसे हमें 2-3 बार पढ़ना ही होता है। जब तक आप 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक इसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो आपके उत्तर जो हैं गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इससे संबंधित 4 प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, जो अभी मैं बाद में चर्चा करेंगे इस पर। अभी ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। उत्साह, उदासीनता, निराशा च इति तिस्रः मनसः अवस्थाः। इसका मतलब है उत्साह, उदासीनता, निराशा, ये 3 मन की अवस्थाएं होती हैं। शिशवः सदा उत्साहशीलाः इति विदितम् एव। शिशवः मतलब शिशु, सदा हमेशा, उत्साहशीला उत्साही, इति ऐसा, विदितम् एव, विदित मतलब जानते हैं, एव मतलब भी, ऐसा हम सभी जानते ही हैं। शिशु जो होते हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर उत्साह होता है। युवानः अपि प्रायेण उत्साहशीलाः। युवानः मतलब युवा, बहुत सारे युवा। अपि भी प्रायेण मतलब हमेशा, अधिकांशतया, उत्साहशील होते ही हैं। अनेके वृद्धाः अपि, बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति भी। तथैव वैसे ही, कैसे मतलब उत्साही। वैसा उत्साहस्य च नास्ति संबंधः। वैसा मतलब वय बोलते हैं आयु को, वैसा मतलब आयु के अनुसार, उत्साह का, चार, और नास्ति मतलब नहीं, संबंध मतलब संबंध, मतलब आयु से उत्साह का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि आपने देखा शिशु भी बहुत उत्साही होते हैं, युवा भी उत्साही होते हैं, और बूढ़ों में भी उत्साह बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसका मतलब हमें स्पष्ट हो गया कि इसका आयु से कोई मतलब नहीं है। उत्साह मानवस्य सहजा स्वभावः। उत्साह जो है मनुष्य का एक सहज स्वभाव है। सह मनसः शरीरस्य च विकासाय भवति। वह मनुष्य के मन और शरीर के विकास के लिए होता है। शिशु उत्साहेन सर्वं ग्रहीतुं। शिशु जो है उत्साह के साथ सब कुछ ग्रहण करने में, सर्वैः सह खादितुं, सबके साथ खाने में, सर्वैः सह खेलितुं, सबके साथ खेलने में, च प्रवर्तते होता है। शिशुओं का जो है उत्साह बहुत ज्यादा होता है, वो हमेशा सबके साथ खेलने में, खाने में, खेलने में लगे रहते हैं। प्रबंधे कृते रोदिति। अगर प्रतिबंधे कृते रोदिति, यदि आप उसे प्रतिबंधित करेंगे, प्रतिबंधित मतलब रोकेंगे, ऐसा करने से, उसे सबके साथ खेलने से, खाने से मना करेंगे तो क्या करेगा, रोने लगेगा। उपहासे कृते क्रोधम प्रकटयति। और उपहास करने पर, हंसी उड़ाने पर, उसके मजाक करने पर वो रोने लगता है। किंतु निराशो न भवति, लेकिन वह निराश नहीं होता है। तो ये आपका आज का आपका अपठित गद्यांश था। अब इससे संबंधित प्रश्न होंगे। 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रश्न में। पहला होता है एक पदेन उत्तर। एक पदेन मतलब, पदेन मतलब पद बोलते हैं संस्कृत में शब्द को। एक पदेन उत्तर मतलब
ये जो पहली प्रकार का प्रश्न है, इसमें इसका आंसर आपको एक शब्द में ही देना है, एक पद में ही देना है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि पूरा का पूरा लाइन लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। आपको एक शब्द में ही इसका उत्तर देना होता है, और एक शब्द में आप तभी उत्तर देंगे जब आपको सही से आ रहा होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको भी ऑब्जेक्टिव टाइप वाला प्रश्न ही मान लीजिए, या तो सही होगा या तो गलत होगा। एक शब्द वाला आंसर कभी भी दोनों अवस्था में नहीं रहेगा। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता होता, तो सोचते हैं पूरी लाइन लिख दो, जहाँ पे सही शब्द होगा उसको सर छाट के सही कर ही देंगे, पर ऐसा नहीं होता बेटा। अगर आपने पूरा लिख दिया तो फिर आपका वो, जब इसका प्रश्न ही है एक पद उत्तर, तो आप पूरी लाइन कैसे लिख सकते हैं? तो आपको यहाँ पर अगर पूरी लाइन में देते हैं इसका उत्तर, तो आपको नंबर नहीं मिलेगी। पहला प्रश्न है मनसिकति अवस्था, मन की कितनी अवस्था होती है? तो पहली लाइन में आया था उत्साह, उदासीनता, निराशा, चाहिए तीसरा मनसा अवस्था। तो मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा। अब हम पूरा नहीं लिख देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और हमको पता भी लग जाता, देखो मनसिकति अवस्था यहाँ पर आ रहा है, तीसरा मनसा अवस्था, यहाँ पर ये आंसर है। तो 2 शब्द हमें पहले से यहाँ पर मिल रहे हैं, तीसरा 1-2 शब्द नहीं मिल रहा है, वही उसका उत्तर होता है। तो तीसरा यहाँ पर इसका उत्तर हो गया। उत्साह कस्य सहजा स्वभाव, एक पद उत्तर के अंतर्गत दूसरा प्रश्न जो है, उत्साह कस्य सहजा स्वभाव, उत्साह किसका सहज स्वभाव होता है? तो हम पूरा पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने देखा था तीसरी लाइन में बीच में आ रहा था, हाँ ये रहा, उत्साह मानवस्य सहजः स्वभावः, उत्साह कस्य सहजः स्वभावः। अब देखेंगे यहाँ पर देखो उत्साह मिल रहा है, सहज भी मिल रहा है, स्वभाव मिल रहा है, एक शब्द नहीं मिल रहा है मानवस्य, और यहाँ पर वही नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वही आंसर हो जाएगा। देखो दोनों में विभक्ति और भी सेम है, मानवस्य कस्य, तो ये कस्य हट जाएगा और क्या आ जाएगा? मानवस्य। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न होता है वो होता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य मतलब पूरे वाक्येन, वाक्य में, उत्तरत् उत्तर दो, पूरे वाक्य में उसका उत्तर दो। पहला प्रश्न है उत्साहशीलाः के भवन्ति, उत्साहशील कौन कौन होते हैं? तो हमने देखा जब हमने पैराग्राफ पढ़ा था, देखा था कि शिशु, युवा और वृद्ध तीनों ही उत्साहशील होते हैं, इसका आयु से कोई संबंध ही नहीं होता। तो लिख दो शिशवः युवानः वृद्धाः च उत्साहशीलाः भवन्ति। पूर्ण वाक्य उत्तर में अगर से 10 नंबर का प्रश्न होता है तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर 5 नंबर का होता है तो एक ही प्रश्न, इसमें पूर्ण वाक्य उत्तर के अंतर्गत एक ही प्रश्न पूछा जाता है। तीसरे प्रकार का जो प्रश्न होता है वो होता है यथा निर्देशम उत्तरत्, जैसा निर्देश दिया जाए वैसा उत्तर दीजिए। इस तीसरे प्रकार वाले प्रश्न में 3-4 तरह के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न होता है विलोम, जहाँ पर पूछा जाता, एक होता है विशेषण पूछा जाता है, एक होता है उसमें या तो कर्ता पूछा जाएगा या तो क्रिया पूछी जाएगी। क्रिया शब्द दिया रहेगा तो कर्ता पूछ लिया जाएगा, कर्ता दिया रहेगा तो क्रिया शब्द पूछ लिया जाएगा। चौथा एक पूछा जाता है कोई एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, इसमें सर्वनाम शब्द कोई दिया रहेगा और पूछा जाएगा ये सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है, तो वो आपको ढूंढ के लिखना रहता है। जो भी होता है इसमें निर्देश दिया रहता है प्रश्न के अंदर ही। जैसे पहला है प्रकटयति, ये इन्वर्टेड कामा में है, तो इसका मतलब है इसी प्रकटयति से संबंधित लेकर के कोई प्रश्न पूछा गया होगा। इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, प्रकटयति इति मतलब ऐसा, इस प्रकार। तो इति इसकी, इस प्रकार, क्रियापद से क्रियापद का कर्तृपद कर्ता पद किम कौन सा प्रयुक्तम प्रयुक्त हुआ है। क्रियापदस्य इति प्रकटयति इति, तो प्रकटयति इस क्रियापद का कर्ता कौन यहाँ पर है, तो हमें ढूंढना है यहाँ पर प्रकटयति का कर्ता क्या है। तो ये देखो यहाँ पर प्रकटयति मिल रहा है हमें, अब इसका कर्ता ढूंढना है। कर्ता अक्सर हम देखते हैं कि उसी वाक्य में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो हमें और आगे चलना पड़ेगा। प्रतिबंधे कृते रोदिति, मतलब यहाँ पर भी प्रतिबंधे रोकने पर रोने लगता है, यहाँ पर भी कोई कर्ता नहीं, कौन रोने लगता है पता नहीं। अगले वाले में सर्वैषा खेलितुम च प्रवर्तते, यहाँ पर भी नहीं मिला। सर्वैषा खादितुम, सबके साथ खाने में, और यहाँ पर शिशु उत्साहेन सर्वम ग्रहीतुम, अब यहाँ पर हमें मिल गया शिशु, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक जो प्रकटयति तक जो बात चल रही थी वो सारी शिशु के लिए चल रही थी, तो इसका मतलब इसका कर्ता क्या हो जाएगा शिशु। ये
प्रकटयति क्रिया शिशु के लिए आई है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, शिशु। दूसरा है वृद्धाः इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। जैसा मैंने बताया था यहाँ पर कोई विलोम शब्द भी पूछा जाता है, तो वृद्धाः इसका विलोम शब्द क्या पैराग्राफ में क्या प्रयोग किया गया है। वृद्धा का आपको बहुत सारे पता होंगे, हो सकता है इसके विलोम शब्द, लेकिन जो आपके पैराग्राफ में आया वही उसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखना है हमें क्या आ गया, युवानः। युवाना मतलब युवा, बहुत सारे युवा। वृद्धा भी बहुवचन में, युवाना भी बहुवचन में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, युवाना। यहाँ पर यही ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी उत्तर आपको देने हैं वो सारे के सारे आपको पैराग्राफ से ही देने हैं, अपने मन से दे दोगे तब भी गलत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अनेके वृद्धाः अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। तो तीसरा जो है अनेके वृद्धा, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, मतलब इसी से संबंधित कुछ पूछा जाएगा। अनयोः पदयोः, इन दोनों शब्दों में विशेषण पदम, विशेषण पद किम क्या है। तो अब आप देखिए अनेके वृद्धा, ये आपको दो शब्द दिए गए हैं, इनमें कौन सा विशेषण पद होगा। तो जैसा कि विशेषण की सभी को परिभाषा पता है, विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम कौन है, वृद्धाः, ये संज्ञा है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, वृद्ध कैसे हैं, अनेक, बहुत सारे हैं, तो अनेक वृद्ध की विशेषता हो गई, यही इसका उत्तर हो जाएगा। एक जो चौथे प्रकार का प्रश्न होता है उसमें पूछा जाता है शीर्षक। उपरिलिखित गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। शीर्षक का मतलब होता है नाम। अब हम यहाँ पे जो 4-5 लाइन का अपठित गद्यांश पढ़े हैं, इसका नाम देना है। नाम हम क्या रखते हैं किसी भी चीज का, जिसके बारे में उस गद्यांश में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बातचीत हो रही है, तो इसमें शीर्षक कई बार 2-3 बन के आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी पहला शीर्षक उत्साह, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में उत्साह की बात हो रही है, तो उपयुक्त शीर्षक उत्साह है। इसके अलावा मन की अवस्था के बारे में बात हो रही है, दूसरा शीर्षक मनसा अवस्था भी हो सकता है, मनसा अवस्था, ये भी इसका शीर्षक बन जाएगा। और शिशु की भी बात हो रही है, तो इसका शीर्षक शिशुवा भी हो सकता है, बच्चों की बात हो रही है। और एक जगह पे शब्द आया था उत्साहशीलाः या उत्साहशीलता, ये भी आपका बन सकता है, ये भी सही रहेगा। तो यहाँ पर आपको वैसे सबसे सही तो उत्साह ये ही है, लेकिन आप अभी 9वीं और 10वीं कक्षा में है तो कुछ और भी लिख देंगे, लेकिन इसी प्रकार से देना है। कुछ बच्चे शीर्षक में भी पूरा का पूरा लाइन लिख देते हैं, कुछ तो आधा पैराग्राफ ही लिख डालते हैं, तो वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। शीर्षक हमेशा 1-2 शब्दों में ही होता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये अपठित गद्यांश समझ में आ गया होगा। आपकी कक्षा में जब भी पेपर में ये अपठित गद्यांश पूछा जाएगा तो आपको इसी प्रकार से उसको ध्यान से पढ़ करके 2-3 बार पढ़िएगा। जब तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में ना आ जाए, जब तक आपको सारे आंसर ना मिल जाए। ध्यान से करेंगे तो आपको ये जो है अपठित गद्यांश बहुत ही सरल होता है, सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों को यहीं पर मिलते हैं। तो इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये प्रश्न आपका अच्छा गया तो आपकी पूरी संभावना है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। धन्यवाद।